Hello everyone. Today we will start unit number 7, photoelectric effect and dual nature of matter at radiation. Under this unit we will study about the following content. Content number 11, which is Davison-Germer experiment, has been removed from your syllabus for this session. तो हम इस 11 नंबर का पॉइंट, ये जो एक एक्सपेरिमेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे, रेस्ट ऑफ टॉपिक को हम देखेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली क्या बताया गया है कि जो रेडिएशंस हैं, जो मैटर हैं, वो डुअल नेचर रखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर की स्टडी करने के लिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पार्टिकल है वो बेसिकली अपने साथ किस तरह की एनर्जी रखे हुए है और किस तरह से वो यहाँ पर अपना बिहेवियर शो कर रहा है। इन सारी चीज़ों को अंडर दिस चैप्टर हम लोग पहले तो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट कि किस तरह से रेडिएशन के पास वेव नेचर भी एसोसिएट है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली वी विल डिस्कस द टर्म फोटोन, क्योंकि अभी बताया कि जो भी एनर्जी है वो एक पार्टिकल के फॉर्म में चल रही है। पार्टिकल है जो अपने पास एक एनर्जी एसोसिएट किए हुए है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो पैकेट या बंडल के फॉर्म में चल रही है। उस पर्टिकुलर एनर्जी का पैकेट या बंडल, इसको हम कहते हैं फोटोन। और इस फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी होती है। वो एनर्जी क्या है? E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ वी विल राइट इट एच सी अपॉन लैम्डा, जहाँ पर h क्या है? h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फोटोन का मतलब ये हुआ कि ये जो भी एनर्जी किसी भी चीज़ से रेडिएट हो रही है वो फोटोन के फॉर्म में हो रही है, यानी कि पैकेट्स के फॉर्म में हो रही है। दैट मीन्स या तो एक पैकेट रिमूव होगा एनर्जी का, या 2 पैकेट रेडिएट होगा, 3 पैकेट रेडिएट होगा। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है एसोसिएटेड विद द बंडल्स और पैकेट, ये इक्वल होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिंगल फोटोन, दैट इज एच न्यू। एच न्यू के प्रोपोर्शनल होगी और इंटीग्रल मल्टीपल होगी। या तो एच न्यू एनर्जी निकलेगी, या 2 एच न्यू एनर्जी निकलेगी, या 3 एच न्यू एनर्जी निकलेगी, एंड सो ऑन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो फोटोन है ये किस स्पीड से ट्रेवल करता है? इट ऑलवेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो इसकी स्पीड है दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या है? इसका जो रेस्ट मास है वो 0 है। फोटोन एक तरह से कहा जाए जब मोशन में है तभी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फोटोन रेस्ट में है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो रेस्ट मास है वो 0 है। तो काइनेटिक मास क्या होगा फोटोन का? काइनेटिक मास होगा E इज इक्वल टू mc², जो आपकी आइंस्टीन की बहुत ही फेमस इक्वेशन है। फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन राइट m इज इक्वल टू E अपॉन c²। और ऊपर की इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ E इन टर्म्स ऑफ hc एंड लैम्डा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो फोटोन का काइनेटिक मास मिलेगा दैट इज इक्वल टू h अपॉन c लैम्डा। अब क्योंकि ये मोशन में, इसके पास वेलोसिटी है, तो इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम का वही बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे, p इज इक्वल टू mv। तो जब वहाँ से हम यूज़ करना शुरू करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? E अपॉन c। दिस इज़ द मोमेंटम ऑफ फोटोन। और इन टर्म्स ऑफ h अपॉन प्लैंक कांस्टेंट लैम्डा हम क्या लिखेंगे? इट इज़ इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। फोटॉन्स ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम इसको पार्टिकल नेचर का मान रहे हैं इसलिए ये बिल्कुल रे ऑप्टिक्स की तरह ट्रीट करेगा और हम ये कहेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, सो द एनर्जी ऑफ द फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन फोटोन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्योंकि अभी आपने एनर्जी ऑफ फोटोन की इक्वेशन देखी विच इज़ इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब अगर जो भी लाइट रेडिएट हो रही है वो किस फ्रीक्वेंसी की लाइट रेडिएट हो रही है
उसके पास जो एनर्जी एसोसिएट होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी मीडियम में लाइट ट्रेवल करे, किसी भी मीडियम में, और चाहे रेयर मीडियम कंसीडर करें चाहे डेंसर मीडियम कंसीडर करें, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फोटोन की एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है और फ्रीक्वेंसी मीडियम से इंडिपेंडेंट है, इसलिए फोटोन की एनर्जी भी मीडियम से इंडिपेंडेंट होगी। वो मीडियम के चेंज होने से उसकी एनर्जी वैल्यू चेंज नहीं होगी। Wavelength of the photon changes in different media, so velocity of a photon is different in different media. हाँ, मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ बदल जाती है, मीडियम चेंज होने से वेलोसिटी बदल जाती है। तो अगर हम बात करें फोटोन के वेवलेंथ की या फोटोन के ट्रेवल स्पीड की, वो बदलेगा अकॉर्डिंग टू द मीडियम। मीडियम चेंज होगा तो उसकी वेवलेंथ और स्पीड बदल जाएगी, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और इस तरह से उसकी एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? ना उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से ये इंडिपेंडेंट है, उन फील्ड्स पर इसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। साथ ही साथ फोटॉन्स में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर वो अपना डिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी शो करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोटॉन्स आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अभी डिस्कस किया गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इसलिए ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से न्यूट्रल है। उनकी प्रेजेंस में इन पर कोई भी डिफ्लेक्शन या डेविएशन नहीं होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट सेटअप देखेंगे। तो क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? The phenomena of emission of electrons from mainly metal surface exposed to light energy of suitable frequency is known as photoelectric effect। यानी कि जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर अगर कोई लाइट एक्सपोज करते हैं, वो लाइट कौन सी हो सकती है? इट कैन बी एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल, इवन IR रेज। कोई भी लाइट है अगर हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर डालते हैं तो क्या होगा? वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। इस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो इज रिलेटेड टू द लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमेट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। तो जब मेटल सरफेस पे लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इसी फिनोमिना को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने से जो करंट कंस्टिट्यूट होगी उसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। नॉन मेटल ऑल्सो शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो शो द इफेक्ट बट टू द लिमिटेड एक्सटेंट। नॉन मेटल भी शो करते हैं, लिक्विड गैसेस भी शो करती है, लेकिन वो हमेशा ही शो करेंगी या शो ही करती जाएंगी ऐसा नहीं है। दैट हैव सम लिमिट। तो क्या है देख लेते हैं फिगर के थ्रू। ये आपका एक मेटल ब्लॉक है, जैसे इसमें एक यूवी रे डाली, यूवी रे का मतलब हुआ कि द लाइट एसोसिएटेड विद दिस यूवी रेज विल फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। वहाँ पर मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एनर्जी को, जो लाइट के थ्रू जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करते ही उनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो मेटल सरफेस को लीव करके एमिट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो यूवी लाइट्स के थ्रू जो एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी फोटोन के फॉर्म में आ रही है, पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आ रही है। इसी तरह मेटल्स अदर देन अगर एल्कली मेटल्स लेते हैं और विजिबल लाइट डालते हैं, तो विजिबल लाइट के थ्रू जो एनर्जी मिल रही है इसको, विच इज़ इक्वल टू hν, वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि एल्कली मेटल के अलावा जो मेटल्स हैं उनको एमिट होने के लिए, उनके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन विजिबल लाइट उनको वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी
नहीं दे पा रही है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है। और एल्कली मेटल में क्या हो रहा है कि एल्कली मेटल में अगर हम विजिबल लाइट डाल रहे हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इतना टाइटली बाउंड नहीं है, उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जा रही है। जैसे वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे, दे गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ईजीली कैन बी फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द मेटल प्रॉपर्टी, ये दिखाएगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन से, कौन सी सरफेस है मेटल की जो फोटोन को इमिट कर सकती है, कौन सी सरफेस है जो फोटोन को इमिट नहीं करेगी, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी है। लेट अस स्टडी अबाउट दैट एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब ली गई है, इसमें कैथोड प्लेट C लगाई गई है और एक एनोड प्लेट A लगाई गई है। इनको हमने एक सेल या बैटरी से जोड़ दिया है। कैथोड दैट मीन्स नेगेटिव, तो इसलिए हमने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, और A जो आपकी एनोड है जिसको हमें पॉजिटिव बनाना है, उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। यहाँ पर W एक विंडो ली गई है, उस विंडो से ही हम कैथोड के ऊपर लाइट को फॉल कराएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये कुछ नेमिंग दी हुई है। जैसे ही यहाँ पर हमने स्विच को क्लोज कराया यानी कि ऑन कराया, तो क्या हुआ, जैसे ही हमने यूवी लाइट डाली, यूवी लाइट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी लाइट डाली जो अपने साथ एक सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी वाला फोटोन आ रहा है, और मेटल सरफेस, ये जो कैथोड है वो एक मेटेलिक कैथोड है, उस पर फॉल हुआ। तो ये मेटेलिक कैथोड क्या करेगा, जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनको ये एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा तो इनके इलेक्ट्रॉन्स सरफेस को आसानी से छोड़ देंगे, जो बॉन्ड्स बना के रुके थे उस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर सरफेस को छोड़ देंगे। जैसे ये सरफेस को छोड़ेंगे, एनोड जो आपकी पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट किए जाएंगे, और जैसे ये अट्रैक्ट किए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाएगी। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्लास ट्रांसमिट्स ओनली विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट बट नॉट यूवी लाइट। यहाँ पर हम ग्लास की विंडो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम ग्लास की विंडो यहाँ पर इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं कि ग्लास जो है वो इंफ्रारेड और विजिबल लाइट को तो आगे आने देगी, लेकिन यूवी लाइट को ये अपने से पास नहीं होने देती है, और हमें चाहिए यूवी लाइट, इसलिए हम यहाँ पर क्वार्ट्ज की विंडो यूज़ कर रहे हैं, ना कि ग्लास की। क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है उसकी प्रॉपर्टी है ये कि अपने से यूवी लाइट को भी ट्रांसमिट करा देगा। तो जैसे यूवी लाइट ट्रांसमिट होकर मेटेलिक कैथोड पर पड़ेगी, ये फिनोमिना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। When light of suitable frequency falls on the metallic cathode, photoelectrons are emitted. These photoelectrons are attracted towards the positive anode and hence photoelectric current is constituted. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये फिनोमिना आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए आपको सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को फॉल कराने पर। तो यहाँ पर हमने कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी लाइट डालें उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाए, ये डिपेंड करेगा मेटेलिक प्लेट के नेचर पर कि जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से बाउंड है, उसको एमिट होने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कम से कम उतनी एनर्जी बनाता हुआ, उतनी एनर्जी के साथ उस फ्रीक्वेंसी का एक लाइट फॉल कराएंगे, तो ही ये फिनोमिना एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पॉसिबल होगा और करंट कंस्टिट्यूट होगी। नाउ लेट अस सी सम ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो भी हम लाइट डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी का जो करंट इस्टेब्लिश हो रही है उसके साथ कैसा रिलेशन है। एक ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। जो यहाँ पर हम इंटेंसिटी का ग्राफ बना रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
करंट स्टैब्लिश इन द सर्किट। कैसे हुआ? फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, अब हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें? फिक्स्ड रख दें। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। हमने जो भी लाइट इसके ऊपर फॉल की है उसके पास कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। हम उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें, दैट मीन्स हम वही लाइट डालें जो हम डाल रहे हैं। हम लाइट के सोर्स को चेंज ना करें। फिर चेंज क्या करें? हम चेंज करें इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी क्या होता है इंसिडेंट ऑफ लाइट? इंसिडेंट लाइट, intensity of the incident light means number of photons falling per unit area in per unit time. That means जो भी हम लाइट फॉल करा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी अगर हम चेंज करते हैं, इसका मतलब उस पर्टिकुलर लाइट से एमिट होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड को हम चेंज कर रहे हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम नहीं चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल कर रहे हैं उनको बढ़ा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम फोटॉन को फॉल कराएंगे, जितना ज़्यादा फोटॉन्स एमिट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल सरफेस के, वो उतने ही ज़्यादा फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके एमिट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस को लीव करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस को लीव करने के लिए तैयार होंगे, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर करंट स्टैब्लिश हो जाएगी। इसका मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टैब्लिश होगी, क्योंकि वहाँ पर फोटोन का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर क्या है? जो हमने सेल या बैटरी लगा रखी है जिसकी वजह से पोलैरिटी आ गई है, कैथोड की प्लेट नेगेटिव बन गई और एनोड की प्लेट पॉजिटिव बन गई, तो उसको चेंज करने से करंट पर क्या असर पड़ेगा? तो in the form of graph, let us see here, this is the graph in a single line and this is the graph in the another. क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये बता रहा है कि शुरुआत में पोटेंशियल बढ़ाने से, पोटेंशियल ऑफ ए यानी कि जो हमारी एनोड प्लेट थी उसको जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव करेंगे, तो शुरू में क्या हो रहा है? शुरू में करंट लीनियरली बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद फिर वो करंट कांस्टेंट होती जा रही है। आप एनोड की पॉजिटिवनेस बढ़ाते जाएंगे लेकिन करंट में कोई भी चेंज नहीं होंगे। एक सैचुरेटेड करंट, एक कांस्टेंट करंट फिर वहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप फिर से कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इंटेंसिटी में चेंजेस कर रहे हैं, इंटेंसिटी चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दिया, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू द अबव रिलेशन करंट फिर से इंक्रीज होगी। लेकिन ये इंक्रीज कैसा होगा? पोटेंशियल के बढ़ने के साथ साथ करंट लीनियरली इंक्रीज होगी, बट आफ्टर सम पोटेंशियल इट विल बिकम कांस्टेंट। क्यों हुआ और ये कैसे हुआ? लेट अस सी हियर। क्या लिखा हुआ? फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट the photoelectric current increases with increase in positive potential applied to the anode. When all the photoelectrons reach the plate A, current becomes maximum and is known as saturation current. क्योंकि जो आपकी जो प्लेट है, एनोड प्लेट है, उसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर फिक्स फ्रिक्वेंसी और फिक्स्ड इंटेंसिटी की लाइट फॉल कराई, तो कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और ये कैथोड से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, अब उसके बाद एक कांस्टेंट रेट से अट्रैक्शन का फिनोमिना चलेगा और इस वजह से आफ्टर सम टाइम जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी। आफ्टर सम पोटेंशियल करंट मैक्सिमम हो जाएगी। अब आप चाहे जितना भी पोटेंशियल उसका बढ़ा दीजिए, करंट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे।
इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज द करंट डिक्रीजेज बट डज नॉट बिकम्स ज़ीरो एट ज़ीरो पोटेंशियल। अब आपने क्या किया, जो एनोड की प्लेट थी उसको ज़ीरो पोटेंशियल पर ले आए। दैट मीन्स कि एक आपकी कैथोड की प्लेट है वो तो निगेटिव है, लेकिन आपने जो एनोड की प्लेट थी उसको ज़ीरो पोटेंशियल पर कर दिया। उस समय भी आप देख रहे हो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ कि करंट जो है वो आपकी ज़ीरो नहीं हुई है, इसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू रखी हुई है। ऐसा क्यों हुआ? दिस शोज दैट even in the absence of accelerating potential, a few photoelectrons manage to reach the plate on their own due to their kinetic energy. That means कि जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसके पास खुद की भी कुछ ना कुछ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से उसको एनोड प्लेट के थ्रू अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसके पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि अगर एनोड की प्लेट उसको अट्रैक्ट नहीं भी करेगी तो भी वो एनोड की तरफ जा सकता है, सर्किट को कंप्लीट कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए पोटेंशियल प्लेट का ज़ीरो करने पर भी करंट वहाँ पर बनी रहेगी बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। When negative potential is applied to the plate A with respect to C, अब क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं कि अब हम प्लेट A को निगेटिव कर दें। निगेटिव का मतलब कि कैथोड तो हमारी निगेटिव है ही, अब हम प्लेट A को भी ज़्यादा निगेटिव कर दें। देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स ज़ीरो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एंड कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। क्या मतलब हुआ इसका? द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज, जैसे ही हमने प्लेट ए को भी निगेटिव कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे कैथोड प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, बिकॉज ऑफ निगेटिव नेचर ऑफ द एनोड प्लेट ऑल्सो नाउ इट्स रिपल बाय द एनोड प्लेट। यानी कि अब जो आपकी एनोड प्लेट है वो भी इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगी बिकॉज ऑफ नेगेटिव नेचर। तो जब रिपल करेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी जिसके थ्रू वो अपने आप वहाँ तक पहुँच जा रहे थे, एनोड की प्लेट वो भी रोकने का काम कर देगी और एक वोल्टेज नेगेटिव ऐसा मिलेगा जिसमें वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं आने देगा और इस वजह से वहाँ पर करंट रुक जाएगी क्योंकि वहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया है। तो जिस भी नेगेटिव वोल्टेज पर ये फिनोमिना होगा, करंट के स्टॉप होने का फिनोमिना होगा, उस पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप ग्राफ में देख रहे हो कि L1 और L2 हमने दो अलग अलग ग्राफ दिए हैं, लेकिन ये जो Vs मिला है स्टॉपिंग पोटेंशियल वो दोनों के लिए सेम मिला हुआ है। इसका मतलब कि जैसे ही हमने एनोड प्लेट को नेगेटिव कर दिया तो चाहे जो लाइट ऊपर से आप फॉल करा रहे हो उसकी इंटेंसिटी चाहे कम रखो चाहे ज़्यादा रखो, अगर फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं है तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि जो एनोड प्लेट का जो नेगेटिव वोल्टेज है वो हर तरह की लाइट को रोकने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ फोटॉन्स और हर एक फोटोन के पास तो सेम एनर्जी है इक्वल टू एच न्यू। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो कोई भी इंटेंसिटी चाहे हम ज़्यादा फोटॉन्स फॉल कराएं चाहे हम कम फोटॉन फॉल कराएं, लेकिन उनके पास सभी के पास एनर्जी तो सेम है, इसलिए उनको रोकने के लिए जो पॉइंट पोटेंशियल ए जो नेगेटिव दिया जा रहा है उसको सेम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी फोटोन को रोकने के लिए, क्योंकि सारे फोटॉन्स के पास एनर्जी सेम है। नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फ्रीक्वेंसी, अब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हुए बात करेंगे। फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी, अब हम इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर रहे, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट does not depend on the frequency of incident light। अगर हम बात करें
इंटेंसिटी को, अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख दें, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो करंट एस्टैब्लिश हो रही है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं हो रही है, बिकॉज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिंपली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted and in turns on the number of photons incident and not on the energy of photon. That means कि जो भी करंट इस्टेब्लिश हो रही है वो करंट जो है वो सिंपली डिपेंड कर रही है कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने, अगर 5 फोटो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं लाइट से तो 5 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर 10 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो करना है तो आपको 10 फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स फोटोन को आप चेंज करोगे। अगर कोई लाइट किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकती है तो इसका मतलब जितने ज़्यादा वो फोटोन फॉल कराएगी दैट मीन्स जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी उतने ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नाउ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम एक ग्राफ के थ्रू बात करना चाहें तो क्या करंट का नेचर बना। देखिए यहाँ पर किस तरह से हमने यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ग्राफ लिए हैं। एक फ्रीक्वेंसी न्यू1 लिया है और एक फ्रीक्वेंसी न्यू2 लेकर हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं जो सैचुरेशन करंट है वो तो सेम है, लेकिन न्यू1 फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है और न्यू2 फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है। ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली frequency is associated with the photon energy which is equal to h nu। तो जैसे हमने h nu फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो फॉल कराई उसमें कुछ एनर्जी तो यूज़ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने में और बाकी एनर्जी यूज़ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में। तो मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इसका मतलब आपने फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी। अब एक मेटल सरफेस तो सेम हम ले रहे हैं। अगर मेटल सरफेस हमारी सेम है तो उस केस में क्या होगा? अगर मेटल सरफेस हमारी सेम है तो इसका मतलब उससे एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को सेम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर आप अलग अलग एनर्जी की लाइट डाल रहे हो तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसको एमिट होने के लिए होगी उतना तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, रेस्ट ऑफ एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देगा काइनेटिक एनर्जी में। अब जिस भी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसको रोकने के लिए उतनी ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि निगेटिव वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं न्यू2 फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन न्यू1। इट मीन्स न्यू2 फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। इट मीन्स उस पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला फोटोन जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए उसको रोकने के लिए यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की या ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि सैचुरेशन करंट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक नया टर्म आपके सामने दिया जा रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज़ द फ्रीक्वेंसी minimum frequency, it is the minimum frequency which is required to emit the electrons from the metal surface। तो जैसे अभी इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो ओरिजिन से ना शुरू होकर एक पर्टिकुलर वैल्यू से शुरू हुआ है। इसका मतलब अगर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से कम का फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को हम फॉल कराते हैं, अगर वो पर्टिकुलरली लाइट इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा सके, इसका मतलब वो फिनोमिना को यानी कि करंट को स्टार्ट नहीं कर सकती है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस और रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल एमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसको अपने से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल कराएं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर दे। उससे कम की लाइट अगर हम फॉल कराएंगे, उससे कम फ्रिक्वेंसी यानी कि उससे कम एनर्जी की लाइट हम अगर फॉल कराएंगे तो उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। इसका मतलब प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन? फोटोइलेक्ट्रिक लॉ की एमिशन के कुछ लॉज हैं। फॉर अ गिवन सब्सटेंस देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी below which no photoelectric emission is possible. However, the intensity of incident light may be. इंटेंसिटी आप चाहे जितनी कर दीजिए, लेकिन इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहे आप जितने फॉल करा दीजिए, आप बढ़ाते जाइए, लेकिन उसका कोई भी फोटॉन इतनी एनर्जी नहीं रखे है कि उसको एब्जॉर्ब करके मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल पाएँ, तो फिनोमिना स्टार्ट नहीं होगा। इट मीन्स इस फिनोमिना को, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी रखनी ही होगी कि उस पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेकर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सके या एमिट हो सके। सेकेंड लॉ क्या है? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, that is photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident light provided the frequency is above the थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी जो आपने एक्सपेरिमेंट्स देखे जिसमें ये बताया गया कि जो करंट है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, कि जितनी आप लाइट डालोगे, जितनी इंटेंसिटी की आप लाइट डालोगे, उतनी ही ज़्यादा करंट वहाँ पर एमिट होगी। कंडीशन ये है कि जो आप लाइट डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि कम पर तो ये फिनोमिना स्टार्ट ही नहीं होगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जो भी इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जितनी भी एनर्जी का आपने फोटोन फॉल कराया उस कंप्लीट एनर्जी से जितनी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में, वो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी तो यूज़ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में। रेस्ट ऑफ एनर्जी जो होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप बढ़ाते रहो, घटाते रहो, इससे काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू का ही कुछ हिस्सा है जो यूज़ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में, और बाकी बचा हुआ हिस्सा यूज़ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने सुटेबल अमाउंट की फ्रीक्वेंसी के साथ लाइट को फॉल कराया तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से एमिट हो सकता है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही वाला इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एज वेल एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। As soon as the photon of the suitable frequency falls on the substance, it emits photoelectron. जैसे ही फॉल होगा, अगर एनर्जी उसके पास सफिशिएंट है कि वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दे, तो इमीडिएट ये रिस्पॉन्स होगा कि एनर्जी फॉल करते ही इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाए। The photoelectric emission is 1 to 1. That is for every photon of suitable frequency, one electron is emitted. 1 to 1 दैट मीन्स एक फोटोन फॉल किया तो उस एक फोटोन को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, फिर एमिट करेगा अपने आप को, और जो फ्रैक्शन बचेगा एनर्जी का उससे वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा। उस एक फोटोन से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। इसी तरह अगर आप 10 फोटोन डालोगे तो these 10 photon has a tendency to emit the 10 electrons
if the energy associated with the photon is greater than the threshold energy, या इसी को हम कहेंगे वर्क फंक्शन. So let us see here Einstein photoelectric equation. What is the Einstein photo equation? इसमें एक important term आता है work function. Work function क्या है? The amount of energy required to emit the electron from the metal surface. Minimum जो भी energy की requirement होगी so that the electrons can leave the metal surface, उसको हम कहेंगे work function, and this work function is denoted by phi which is equal to h nu naught. Nu naught क्या है? threshold frequency. threshold frequency वो frequency जो just minimum value है जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है, और रिमेनिंग पार्ट जो है, जो अगर आपने ज़्यादा एनर्जी का फोटोन फॉल कराया है तो जो एमिट होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा एनर्जी का, दैट प्रोवाइड्स द काइनेटिक एनर्जी, इवन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू द एमिटेड इलेक्ट्रॉन. तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ पर लिखी जा सकती है, और वो इक्वेशन हमारी क्या होगी? दैट इक्वेशन इक्वल टू एच न्यू. एच न्यू इज द टोटल energy associated with the photon. This energy is converted into two form. First is phi that means इलेक्ट्रॉन को emit करने वाली एनर्जी, जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन, एंड हाफ mv² मैक्सिमम, जो बचा हुआ हिस्सा है उससे मिल जाएगी इसको काइनेटिक एनर्जी. तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करें, देन वी गेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu naught माइनस न्यू. तो अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट टर्न पर हम स्टडी करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन बेस्ड ऑन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन.